पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन देश भर में भयानक उग्र रूप ले चुका है। इस हिंसक आंदोलन के चलते 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए राजधानी ढाका में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। साथ ही साथ देश भर के शिक्षण संस्थानों में ताला लग गया है और छात्र अपने घर वापस चले गए हैं। ये सारे दृश्य जब मैं सुना रहा हूँ, ये खबरें पढ़ रहा हूँ, तो आप बात को समझ नहीं पा रहे होंगे कि आरक्षण को लेकर तो बवाल हिंदुस्तान में मचा है। आरक्षण को लेकर लगातार विवाद हिंदुस्तान में होते रहे हैं। भारत में आरक्षण को लेकर लगातार राजनीति होती रही है। जातियों को लेकर और आरक्षण को लेकर एक अलग ही तरह का मसला हिंदुस्तान में छाया रहता है। बांग्लादेश में आरक्षण का मुद्दा कैसे इतना बड़ा हो गया कि वहाँ की सड़कों पर छात्रों का हुजूम दिखाई दे रहा है। लगातार दुकानों को, मकानों को और बड़े मॉल्स को तक आग के हवाले किया जा रहा है, फूंका जा रहा है। आरक्षण का ये बवाल इतना बड़ा कैसे हो गया? और बहुत सारे लोग उनको 1990 का आरक्षण आंदोलन मंडल वाला याद आ रहा होगा जो हिंदुस्तान में हुआ। दरअसल भारत की आरक्षण व्यवस्था और बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग है। फिलहाल हम बात को समझने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है, बांग्लादेश अचानक खबरों में इस तरह क्यों छाया हुआ है और बांग्लादेश के युवा व्यवस्था से और आरक्षण की इस पूरी जो तब्दीली हुई है, आरक्षण को लेकर जो फैसला आया है एक अदालती, उसको लेकर इतने उग्र क्यों हो गए हैं। बात को समझने की कोशिश करते हैं। आरक्षण आंदोलन के बीच सरकार ने यह भी कहा है कि वह इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुद्दे के समाधान तक उनका विरोध नहीं रुकेगा। इस विरोध में प्रदर्शनकारियों को विपक्षी दलों का भी साथ मिल गया, मतलब मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के चलते भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और वहीं संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भी इस पूरी हिंसा पर अपनी चिंता जताई है। इसीलिए हम बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बांग्लादेश में जारी ये पूरा आरक्षण आंदोलन क्या है, यह आंदोलन कब और कैसे शुरू हुआ, बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था क्या है जिसका इतना विरोध हो रहा है और इस प्रदर्शन में अब तक क्या क्या हुआ, प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या हैं और आगे क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। ये पूरी कहानी 1971 से शुरू होती है। ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। उसके ठीक एक साल बाद यानी 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी। आप बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। जहां हम बात कर रहे थे भारत की आरक्षण व्यवस्था की, भारत में आरक्षण 10% जो शुरुआत में दिया गया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए जो पूरा संविधान की व्यवस्था थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो जातिगत आरक्षण था। जातियों पर सदियों से हुए जुल्मों को बराबर करने के लिए, उसका हिसाब ठीक करने के लिए वो आरक्षण था। लेकिन बांग्लादेश का जो आरक्षण था, उसका पूरा मुद्दा, उसका पूरा परिदृश्य, उसकी पूरी वजह बिल्कुल अलग है। मुक्ति वाहिनी का जो संघर्ष था, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में शक्ल ले चुका था, उससे आज़ादी दिलाने वाले जो लोग थे, उन्होंने जो भूमिका निभाई थी, उस भूमिका को याद करते हुए उनको लाभ देने के लिए ये 30% आरक्षण दिया गया था। और इसी आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश में इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है, हिंसक हो चुका है और बहुत ही उग्र रूप ले चुका है। दरअसल यह विरोध पिछले महीने के अंत में शुरू हुआ था और तब यह हिंसक नहीं था। हालांकि ये पूरा मामला तब बढ़ गया जब इन विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ये वो युवा हैं जिनको अपने नौकरी की और अपने भविष्य की चिंता है। बीते सोमवार को तनाव जब बढ़ गया, तब देश के सबसे बड़े ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों की पुलिस और सत्तारूढ़ अवामी लीग समर्थित जवाबी प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई। इस घटना के बाद कम से कम 100 लोग घायल हो गए। उसके बाद भी लगातार बांग्लादेश में हिंसा जारी रही और इसमें 6 से अधिक लोग मारे गए। इसके अगले 2 दिनों में भी अधिक झड़पें हुई और प्रमुख शहरों की सड़कों पर गश्त करने वाले अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। गुरुवार के दिन कम से कम 19 और लोगों की मौत हो गई। इस पूरे विरोध के जवाब में प्रमुख विश्वविद्यालयों ने छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इस मुद्दे का समाधान हो जाने तक अपने परिसर बंद कर दिए। मतलब बांग्लादेश में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं
ताकि छात्र अगर स्कूल और कॉलेज में नहीं आएंगे तो उनको मिलने का और इस हिंसा के आगे बढ़ने का मौका खत्म होगा, ऐसा इस पूरे मुद्दे के समाधान तक कर दिया गया है। इस पूरे मामले को देखते हुए, समझते हुए ये सवाल बड़ा उठता है कि आरक्षण 1972 में दिया गया था तो आंदोलन अभी क्यों हो रहा है। आपके जहन में भी आ सकता है, किसी के भी जहन में आ सकता है जिसको बांग्लादेश की इस पूरी व्यवस्था की जानकारी नहीं है। और शुरू में मैंने कहा था कि 1972 में ये 30% आरक्षण की व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई थी जिन्होंने आज़ादी के इस संग्राम में भाग लिया था, उनके वंशजों के लिए। तो फिर अब बवाल क्यों मच रहा है? 72 से अभी तक इस पर इतना बवाल क्यों नहीं मचा? दरअसल 1972 से जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। मतलब इसका विरोध हो रहा था लगातार, इसको लेकर चर्चा थी पूरे बांग्लादेश में, राजनीति भी गर्म हुई और आखिरकार 2018 में सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था। लेकिन पिछले ही महीने यानी कि जून में उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के फैसले को भी गैर कानूनी बताया था। कोर्ट के आदेश के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। मतलब सरकार भी मानती है कि उच्च न्यायालय का जो फैसला है गलत है, क्योंकि सरकार खुद ही 2018 में इस व्यवस्था को समाप्त कर चुकी है। सरकार ने माना कि इसको लेकर जो विरोध है वो जायज़ है और 72 से 2018 तक एक लंबा समय हो गया जब जो लोग आज़ादी के संग्राम में भाग ले रहे थे उनके परिवारों को, उनके वंशजों को इसका लाभ मिल चुका है। इसीलिए जो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ सरकार खुद सर्वोच्च न्यायालय में चली गई है और सरकार की अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित कर दिया है और मामले की सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर दी है। मतलब फिलहाल जो फैसला था जिसको लेकर सड़कों पर इतना विरोध है उसको निलंबित किया गया है, स्थगित किया गया है और 7 अगस्त की तारीख बांग्लादेश का जो सर्वोच्च न्यायालय उसने दी है इस मामले की सुनवाई के लिए। लेकिन उसके बावजूद मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम को देखते हुए छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन और भी तेज कर दिया और प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार की संज्ञा दे दी। जी हां, रजाकार बांग्लादेश की राजनीति में और इतिहास में एक महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसका प्रयोग करना बांग्लादेश में कई मामलों में गाली के समान माना जाता है। दरअसल बांग्लादेश के संदर्भ में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरोप लगा था। थोड़ा बहुत इतिहास को आप इसको समझते होंगे, जो नहीं समझते हो उनको बात समझा देता हूं कि दरअसल जब भारत का विभाजन हुआ था, अंग्रेजों द्वारा किया गया था 1947 में, तो भारत के असल में 2 नहीं, भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 टुकड़े नहीं हुए थे। भौगोलिक रूप से 3 टुकड़े थे। पश्चिम में पाकिस्तान अलग था और एक पूर्वी पाकिस्तान था जो अब बांग्लादेश बन गया और बीच में जो हम भारत देश है वो था। और ये विभाजन अंग्रेजों ने जाते जाते किया था। दर्दनाक पीड़ादायी विभाजन था। लेकिन 1971 में जो युद्ध हुआ और बड़ी भूमिका इंदिरा गांधी की भारत की इसमें रही बांग्लादेश के पूरे युद्ध में, तो उस समय जिन लोगों ने बांग्लादेश को स्वतंत्र करने में भूमिका निभाई, देश को बनाने में, वो तो स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि पाकिस्तान बना रहे, पश्चिमी पाकिस्तान का आधिपत्य पूर्वी पाकिस्तान पर बना रहे, पूर्वी पाकिस्तान उसी पाकिस्तान का हिस्सा रहे। उन लोगों ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था, उनको रजाकार कहकर संबोधित किया जाता है। और आरक्षण व्यवस्था का विरोध कर सड़क पर प्रदर्शन करने वालों को भी जब शेख हसीना ने, उनकी सरकार ने रजाकार कह दिया तो मामला और भी गर्म हो गया, लोग भड़क गए, जो कि स्वाभाविक था। दरअसल ये पूरी आरक्षण व्यवस्था बांग्लादेश की क्या है जिस पर ये बवाल हो रहा है, उसको भी थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के परिवार के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान है। 1972 में शुरू की गई बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था में तब से बाद में कई बदलाव भी हो चुके हैं। 2018 में जब इसे खत्म किया गया तो अलग अलग वर्गों के लिए लगभग 56% सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण था उसकी व्यवस्था हो चुकी थी। मतलब 30% से बढ़कर ये पूरा आरक्षण 56% तक पहुंच चुका था, जैसा कि भारत में भी हुआ है। आरक्षण शुरू 10% से हुआ और बाद में बढ़ते बढ़ते ये 50, और वो भी अगर कोर्ट का हस्तक्षेप न होता तो 50 से आगे पहुंच जाता। कुछ राज्यों में ऐसा करने की कोशिश भारत में भी हुई है, क्योंकि भारत में आरक्षण बड़ा मसला है, बहुत चर्चित और विवादास्पद शब्द है, इसीलिए मैं साथ ही साथ भारत से इसकी तुलना भी
करता चल रहा हूं। लेकिन बात हम समझ रहे हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश में बवाल क्यों है, तो समय समय पर हुए बदलावों के जरिए महिलाओं और पिछड़े जिलों के लोगों के लिए भी 10-10% आरक्षण की व्यवस्था। देखिए फिर से समझिए, बांग्लादेश में जो है वो जाति के आधार पर अभी भी नहीं हो रहा है। जो जिले पिछड़े हैं आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, उन जिलों के वहां के से जो लोग आते हैं उन पिछड़े जिलों से, तो सामाजिक समरसता की जो बात आरक्षण के माध्यम से की जाती है वो लगता है बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था में ज़्यादा बेहतर झलकती है। हालांकि वहाँ भी उसको खत्म कर दिया गया, कोर्ट ने कहा है कि उसको फिर से लागू किया जाए, लेकिन शायद सर्वोच्च न्यायालय से वो खारिज हो जाए। आने वाले समय में क्या होगा वो देखेंगे। लेकिन जो बढ़ाया भी गया है उसमें भी जाति को प्रमुख नहीं माना गया, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। वहाँ कुछ जिले जो पिछड़े हैं, जिनका विकास ठीक से नहीं हुआ आर्थिक दृष्टि से, उनके लिए आरक्षण दिया गया है। इसी तरह 5% आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है और 1% दिव्यांग कोटे को भी मिलता है। तो बांग्लादेश की पूरी आरक्षण व्यवस्था के जो क्राइटेरिया हैं, मतलब जिन कारणों से, जिन वजहों से आरक्षण मिलना चाहिए, वो भारत से अलहदा हैं, भारत से अलग हैं। तो फिर मामला अगर कोर्ट में चला गया है, 7 तारीख दे दी गई है, उसके बावजूद भी इस तरह के हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं बांग्लादेश में? दरअसल प्रदर्शनकारी छात्र जो हैं वो मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित नौकरियों के खिलाफ विरोध में सड़कों पर उतर चुके हैं। प्रदर्शनकारी इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के समर्थकों के फायदे के लिए है। मतलब उन लोगों का मानना है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस वक्त के 71 के, उनके अधिकतर जो परिवार के लोग हैं, उनके जो वंशज हैं, उनकी विरासत वाले जो लोग हैं, वो ज़्यादातर अवामी लीग के समर्थक हैं और अवामी लीग के समर्थक होने के नाते सरकार को इसका फ़ायदा सीधे सीधे मिलता है। सरकार के जो वोट बैंक है उन लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है, इसलिए इसमें राजनीति भी एक बड़ी भूमिका निभा रही है। हम यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। और यहीं से आपको पूरा गणित इस आरक्षण के समर्थन और विरोध का समझ में आ जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान चूंकि एक बड़े नेता जिन्होंने आज़ादी दिलवाई बांग्लादेश को, शेख हसीना उनकी बेटी हैं, तो जाहिर तौर पर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले ज़्यादातर लोग, इनकी पार्टी जो है अवामी लीग, उसी से जुड़े हुए हैं और उनको मिलने वाले फ़ायदे को देखते हुए विपक्ष इसमें लगातार विरोध प्रदर्शन में बड़ी भूमिका निभा रहा है। दरअसल प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि इसकी जगह योग्यता आधारित व्यवस्था लागू हो। विरोध प्रदर्शन के समन्वयक हसनत अब्दुल्ला ने कहा है कि छात्र कक्षाओं में लौटना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा तभी करेंगे जब उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने की मांग ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं जो बांग्लादेश की सड़कों पर है? दरअसल प्रदर्शनकारी सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को मिलने वाले 30% आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ नहीं है। इसीलिए पूरे मसले पर अब ये समझना जरूरी है कि सरकार क्या कहती है, बांग्लादेश की सरकार इस पूरे मसले पर क्या रुख रखती है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरक्षण प्रणाली का बचाव करते हुए कहा है कि युद्ध में अपने योगदान के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उनका राजनीतिक जुड़ाव कुछ भी हो। उनकी सरकार ने मुख्य विपक्षी दलों, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टरपंथी जमात इस्लामी पार्टी पर अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। साथ ही बीएनपी ने विरोध के समर्थन में गुरुवार को छात्रों के बंद का आह्वान का समर्थन कर दिया है। इससे पहले अधिकारियों ने बीएनपी मुख्यालय पर छापा मारा था और पार्टी की छात्र शाखा के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया था। बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनसे प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक करके बातचीत को हल करने के लिए कहा है। अगर प्रदर्शनकारी तैयार हों तो वो बातचीत करने के लिए तैयार है, मतलब सरकार बातचीत के लिए राजी है इस पूरे मामले पर। फिर यह समझना जरूरी है कि इस पूरे आंदोलन का बांग्लादेश पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल विशेषज्ञ इस अशांति के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों की कमी को जिम्मेदार मानते हैं। जैसा कि माना जाता है कि हर किसी को सरकारी नौकरी प्यारी लगती है, आरक्षण केवल सरकारी क्षेत्र में लागू है और निजी क्षेत्र में नौकरियां कम हैं। इसी के कारण सरकारी नौकरियां छात्रों की पहली प्राथमिकता बन गई है। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में से लगभग 3 करोड़ 20 लाख युवा बेरोजगार हैं।
3 करोड़ 20 लाख एक बड़ी संख्या है, या तो वो बेरोजगार हैं या शिक्षा से वंचित हैं। एक समय विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अब स्थिर हो गई है। देश की मुद्रास्फीति 10% के आसपास है और विदेशी मुद्रा भंडार भी घट रहा है। ढाका स्थित डेली स्टार अखबार में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर और विश्लेषक अनु मोहम्मद ने लिखा है कि इतने बड़े प्रदर्शन के पीछे का कारण यह है कि कई छात्रों को अपनी शिक्षा को पूरा करने के बाद अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं में भी मौजूद भ्रष्टाचार ने लोगों में बहुत निराशा और गुस्सा पैदा कर दिया है। देश में नौकरियां पैदा ही नहीं हो रही हैं। तो ये पूरा मसला जो बात को समझो के अंतर्गत हमने आपको समझाने की कोशिश की वो ये है कि बांग्लादेश जो एक समय में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा था, देश की छोटा देश, बाद में आज़ाद हुआ देश, 71 के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करने वाला देश, जिसमें कई सामाजिक विषमताएं और धार्मिक दिक्कतें भी हैं, वहाँ से आने वाले शरणार्थी भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। वो बांग्लादेश जो दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा में आया था, वो अब अपने यहाँ के युवाओं के प्रदर्शन को लेकर इतना चर्चा में क्यों है, क्यों आरक्षण वहाँ इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। हमने आपको बताने की कोशिश की कि वहाँ आरक्षण का मसला दरअसल आज़ादी के समय जो लोग उस आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे उनके परिवारों को मिलने वाले आरक्षण से जुड़ा हुआ है। और चूंकि इस आरक्षण का ज़्यादातर फायदा जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है अवामी लीग उसको मिलता है, इसलिए विपक्ष इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। बहुत गौरतलब बात यह है कि जो विरोध में छात्र सड़क पर उतरे वो आरक्षण खत्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं। मतलब ये प्रगतिशील और नए विचारों वाले वो युवा नहीं हैं जो मानते हैं कि आरक्षण के बजाय केवल योग्यता आधार हो, आरक्षण हो ही ना। वो ये कहते हैं कि जो 30% आरक्षण है स्वतंत्रता सेनानियों वाला उसको खत्म करें और किसी तरह से योग्यता को आधार बनाकर आरक्षण को बरकरार रखा जाए। आरक्षण हर जगह एक बड़ी समस्या, बड़ा सिरदर्द है। समाज के अलग अलग हिस्सों को एक सतह पर लाकर एक जैसे तरीके से आगे बढ़ाने की इस कोशिश में कई जगहों पर आरक्षण प्रणाली की कोशिश की गई, लेकिन वो सिरदर्द ही बनी। भारत में तो अब आरक्षण ऐसा नासूर बन चुका है जिसके पक्ष में जाना भी खतरनाक है और विपक्ष में जाना भी खतरनाक है। इसने सामाजिक समरसता को बढ़ाने की बजाय कहीं ना कहीं कटुता का जहर घोल दिया है और लोग अब आरक्षण की बैसाखी पर चलकर ही सफलता को प्राप्त करने के लिए उत्सुक नजर आते हैं। बड़ी बहस है, बड़ा मुद्दा है। उसके बावजूद अगर उत्पीड़न हुआ है, सदियों तक जातियों का शोषण हुआ है, तो कैसे ठीक हो वो अलग मुद्दा है। बात को समझो में फिलहाल इतना ही। बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको समझाने की कोशिश और वहाँ की आरक्षण व्यवस्था को समझने की कोशिश। आपको पूरा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी टिप्पणी कीजिए और ज़रूर बताइए इस तरह के मुद्दों पर आप और क्या जानना चाहते हैं, बात को समझना चाहते हैं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।